कि मतलब जब प्रैक्टिकल आता है क्वेश्चन तो उसमें ऑपरेशंस एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर द ऑपरेशन टू बी कंट्रोल। तो सबसे पहले आपको कौन मतलब जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं जो उसको वो कंट्रोल होने चाहिए, ठीक है। तो पहले बोला है कि एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, यानी कि हमको 5 घंटे में काम कंप्लीट करना है या 10 घंटे में काम कंप्लीट करना है। मैंने बोला कोस्टिंग 10 दिन में कंप्लीट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, ओके, कि 10 दिन में काम होना है। पहला बात तो मैंने कर दिया। दूसरा बोल रहा है कि मेजरिंग अगेंस्ट द परफॉर्मेंस। अब किसी ने 8 दिन में कंप्लीट कर दिया तो ही इज एफिशिएंट, अगर किसी ने 12 दिन में किया तो ही इज नॉट एफिशिएंट, he has to work hard so that he can finish his target fast, ठीक है। तो ये बात मैंने दूसरा लगाएंगे कब, जब आपके 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, देन आई विल चेक ओके आर यू एबल टू कंप्लीट योर वर्क्स विद इन 10 days और नॉट, इफ नॉट देन वी विल एनालाइज why it is happening, we will try to examine analyze the deviations। पहला how many days, फिर हम उसको देखेंगे, उसकी रीजनिंग निकालेंगे जिसको हम वेरिएंस एनालिसिस भी कहते हैं। दूसरा बोलते हैं कि टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस, और हम अपने एक्शंस लेंगे क्या, ताकि नेक्स्ट टाइम पे ये काम जब हम करने बैठे, जब हम बजट में जाएं तो हम सेम मिस्टेक नहीं करें। अगर मेरा टारगेट 8 दिन का है तो आई शुड कंप्लीट विद इन 8 days बाय हुक और बाय क्रोक। इसका मतलब है कि अगर पीछे की चीजें होती हैं दैट गाइड्स यू टू डू well in the future, taking the corrective action and reappraising the standard based on the experience। अब हो सकता है कि स्टैंडर्ड में अगर कुछ चेंज लाने का है, अगर सारे के सारे 12 बंदे हम लोग अभी हैं क्लास पे, 12 बंदे अगर उसको करने में 15 दिन लगाते हैं तो हो सकता है कि मैं 10 दिन का स्टैंडर्ड को रिवाइज करके 12 दिन कर लूं, क्योंकि मेरे को लगेगा कि दैट इज मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल प्रोसेस हैं। The evaluation reward system should be implemented to encourage the compliance with the control system। तो आपको ये इवैल्यूएशन सिस्टम जो होता है, जो आपको नंबर्स पॉइंट्स दिए जाते हैं, इससे क्या होता है, आप कंप्लाई कर लेते हैं, आप इनकरेज होते हैं कि आप टाइम पे अपने काम को पूरा करें। साथ में इन्होंने पॉइंट्स बताया कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट, कहीं भी आप कभी भी कुछ भी काम इम्प्लीमेंट करते हैं उससे जब बेनिफिट्स मिलता है तो हमेशा आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बोलता है कि बेनिफिट हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, अगर कॉस्ट ज्यादा हो गया तो आपको वो कंट्रोल छोड़ देना है, वो काम ही नहीं करना। नो कंट्रोल कुड एलिमिनेट द फ्रॉड्स। कब, जब 2 बंदा मिलकर बात कर लेगा, कल्यूजन्स हो जाएगा, देन यू कैन नॉट हैव द कंट्रोल्स, बिकॉज कंट्रोल आपने बनाया था ये सोच के कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गए, सब अपने अपने काम ईमानदारी से करेंगे। बट if two employees are friend and they are actually not doing the works what is required, they are not, or they have the collusions, they have the friends, child friends, so in that case maybe this control will not work fine। okay, now टाइप ऑफ कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं, इसको हमने उस दिन भी बताया था कि प्रिवेंटिव्स हो सकते हैं, उसके बाद हमारे क्या हो सकते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद करेक्टिव हो सकते हैं, और भी एक चीजें हैं। 4 टाइप के कंट्रोल्स हैं आई बिलीव, ठीक है। अभी चारों कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल्स में, प्राइमरी कंट्रोल्स में क्या है, प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि आप चाहते ही नहीं है, यू डोंट वांट कि वैसा अनवांटेड इवेंट ऑकर हो, ठीक है जी। तो आपने पहले ही बोल दिया कि यू डोंट वांट, यू डेटा द ऑकरेंस ऑफ अनवांटेड इवेंट्स। ये लेके चार्ज में लगा दो, अच्छे से लगे, ठीक है। अब इसके यहाँ पे एग्जांपल्स है। क्या एग्जांपल है, स्टोरिंग पेटी कैश इन द लॉक सेफ्ट एंड सेग्रेगेशंस ऑफ ड्यूटीज आर द एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ कंट्रोल। यानी पेटी कैश है तो छोटा चिल्लर पैसा होता है, उल्टा खुला में इधर उधर रखिएगा तो हो सकता है कि कंट्रोल्स आपके लैप्स हो जाएंगे, तो कोई खुला लेके चला जाएगा, या फिर आप खुद ही नीचे ले जाके खर्चा कर लीजिएगा, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, पेटी कॉस्ट वाला जो कंप्लायंस है वहां पे आपका, यू विल बी द डिफॉल्टर ऑन दैट ग्राउंड, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल्स दिए। दूसरा, एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स आप लोगों के साथ 3-4 बार डिस्कस किया है, दैट इज कॉल्ड द कार। तो सबसे पहला जो कस्टोडियन होना चाहिए, जो अकाउंटिंग कर रहा हो, जो ऑथराइज कर रहा हो, और जो रिकंसिलेशन कर रहा हो। 4 काम है, 4 बंदे अलग अलग होने चाहिए, तभी आपके पास प्रॉपर कंट्रोल्स होंगे। दैट इज द मिनिमम प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। एपी का प्रिवेंटिव कंट्रोल्स अगर कोई हमको बता दे,
तो आई विल बी हैप्पी। किसी आदमी को पता है क्या एपी के प्रोसेस को कैसे चेक करेंगे? जी सर, उसमें 3 वे मैच होगा, बट मेनली 3 वे है। और फिर हम इनवॉइस टोटल्स को भी चेक करते हैं, डेट्स को भी वेरीफाई करते हैं, और वो डुप्लीकेट्स भी चेक करते हैं। देखिए वो तो कलर के लेवल पे आप बात कर रहे हैं, हम प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं कि वो चीजें सही हुई हैं कि नहीं हुई है। आपके कंट्रोल्स क्या है वो बताइए। कंट्रोल देखिए आपने 3 वे सही बोला है। होगा पहला पीओ होना चाहिए, इनवॉइस बुकिंग, दूसरा डिलीवरी नोट या सर्विस डिलीवरी नोट, सर्विस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और तीसरा एपी इनवॉइस होनी चाहिए। ये तो इनवाइसिंग का मेथड नहीं आ गया पूरा। इनवाइस पोस्ट करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है भाई साहब? एपी में? यही तो कंट्रोल्स है ना कि अगर इसमें अगर दो काम एक यही 3 वे मैच है मेरा भाई, पीओ, जीआरएन और इनवॉइस नंबर। करेगा अलग अलग। तो यही मैं आपसे बता रहा था ना कि इसमें तीनों को आप काम अलग अलग बंदे को बांट दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी आप बोल रहे थे डेट चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, वो क्या है एपी के बंदे से आप पूछिएगा कि बताओ तुम क्या क्या चेक करते हो, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि 3 वे चेक कैसे होगा, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, और आप बोल रहे हैं कि इनवाइस के अंदर की चीजें कैसे चेक करूंगा। देयर इज अ 2 डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी नहीं आ जाती कि चेक करना ये पेमेंट इधर पहले हुई है, ये नहीं हुई, अप्रूव्ड है, फिर इसके बाद नहीं वो तो सप्लायर क्लेम कर रहा है। यहाँ तक में आपने ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया कि हाँ ये सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर हुए। अब रही बात की इसकी पेमेंट की, तो ऑब्वियस सी बात है जो बंदा एपी इंटर करेगा या जो बंदा पेमेंट बनाएगा वो सिस्टम में चेक कर लेगा ना, वो अलग लेवल का काम है। लेकिन ये 3 लेवल चेक जो एपी बनाएगा वो पेमेंट नहीं कर सकता ना। पेमेंट जनरली ट्रेजरी करता है जी, नहीं, जो एपी का ट्रांजैक्शन करता है, ही कांट डू द पेमेंट, क्योंकि वहां पर कंट्रोल आएगा। हाँ ठीक है, तो जो पेमेंट बनाएगा वो इंश्योर करेगा ना कि इस इनवॉइस का अगेंस्ट में, क्योंकि आपने फिर सिस्टम को भी तो कंट्रोल दिया होगा ना कि सेम इनवॉइस नंबर और डेट के साथ मैच करे। 3 चीज तो आप देते होंगे ना सिस्टम में, इनवॉइस नंबर। हाँ ईआरपी सिस्टम का मतलब ही ईआरपी हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए ये 2 एग्जांपल्स थे। अब इन्होंने थोड़ी सी चीजें लिखी है आईटी एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए क्या क्या चीज है। तो पहले बोल रहा है डिजाइनिंग द डेटाबेस सो दैट द यूजर कैन नॉट एंटर अ लेटर इन द फील्ड एंड स्टोर्स अ सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। तो जो बंदा डिजाइन करेगा और जो यूजर्स होगा, ठीक है, वो 2 बंदा होना चाहिए। जो डेटाबेस का डिजाइनर एंड यूजर 2 अलग अलग बंदा होना चाहिए। फिर बोल रहा है रिक्वायरिंग द नंबर ऑफ इनवॉइस इन बैच टू बी इंटर्ड बिफोर प्रोसेसिंग द बिगिंस, यानी आप एक बैच नंबर या कुछ भी जो आपके पास सिस्टम के कंट्रोल्स होंगे वहां पे आपको इनवॉइस नंबर मैंडेटरी फील्ड रखनी पड़ेगी और जो डुप्लीकेशन को ट्रैक करता हो, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग द फॉर्मल सिक्योरिटी पॉलिसीज यूजिंग द ओनली क्लीन एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद नॉट यूजिंग द शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारे कंट्रोल्स हैं, ये प्रिवेंटिव है। अगर शेयरवेयर टाइप के चीजें लेंगे, आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें का, जैसा टैली में क्या होता है कि जो कंपनी मान लो एक ही डेटा में मतलब एक ही सॉफ्टवेयर में 4-5 कंपनी लोग बना देते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है एक ही बंदे को 5 कंपनी की एक्सेस भी रहती है, तो वहां पे क्या होता है ना थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला रहता है। और दूसरा उसके डेटाबेस में घुसना बहुत आसान होता है क्योंकि उसका डेटाबेस जो है अगर वो क्लाउड बेस नहीं है तो लोकल होता है, मतलब इटसेल्फ कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पे होता है, तो वहां पे क्या होता है आदमी घुस के कुछ चेंज भी कर देते हैं। तो वो सब प्रिवेंटिव है कि अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब चीजें शेयर नहीं करें। दूसरा आप अपने अपडेट्स चेक करते रहे, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस करते रहे, एजुकेटिंग यूजर्स, using edit field check to prevent the certain type of incorrect data from entering the system, ठीक है, ये सारे हैं। उसके बाद performing a data entry screen so that certain field must be filled before the processing, यानी आप अपने फील्ड में बहुत सारी डेटा, जैसे मान लो कि एपी इंटर करना है तो एपी में क्या होना चाहिए, मिनिमम इनवाइस नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, वेंडर का नाम होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद मतलब आई एम नॉट टेकिंग द एग्जॉस्टिव, आई एम जस्ट टेकिंग सम एक्सप्लेनेटरी।
तो मिनिमम ये सारे चीज आप क्या कर देंगे, स्क्रीन पे फील्ड पे कंपलसरी कर देंगे, जिसके बगैर सिस्टम वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो क्या होगा कि एक बेसिक लेवल पे प्रिवेंट हो जाएगा इनकम्प्लीट डेटा से या रॉन्ग डेटा से। ये आपके मतलब डेटाबेस में जाए फिर आप उसको चेक करें, उससे पहले ये चेक करने की टेक्निक्स है। ठीक है जी। उसके बाद ये प्रिवेंटिव्स थे। अब आ जाए डिटेक्टिव्स कंट्रोल। डिटेक्टिव्स में बोलता है कि जब हमने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, अलर्ट दी प्रॉपर पीपल आफ्टर एन अनऑथराइज्ड इवेंट। अगर कोई गलत काम हो गया है तो जो प्रॉपर बंदा है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा है या जो मैनेजर्स है, उसके पास उसका प्रॉपर अलर्ट्स जाना चाहिए। विच रिकॉर्डिंग, विच वीडियो मैन? कमाल कौन सा वीडियो है भाई? वीडियो किसी ने स्टार्ट कर दी थी। अच्छा अच्छा, पता नहीं किसी ने करी होगी, बट अभी तो नहीं है किसी की। वो हमको लग रहा है तौहीद की स्टार्ट हो गई होगी। जकी भाई ऑनलाइन हुआ तो उनकी वीडियो आ रही थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो डिटेक्टिव कंट्रोल्स में क्या होता है कि अलर्ट द पीपल, मतलब इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाना चाहिए अगर कोई अनवांटेड इवेंट्स हुआ है। दे आर इफेक्टिव व्हेन द डिटेक्शन ऑकर बिफोर द मटेरियल हार्म हैपेंस। जब कोई बड़ा दुर्घटना होने से पहले यदि आपको समझ आ जाए देन ओनली इट्स इफेक्टिव, अदरवाइज इट वोंट बी इफेक्टिव। ठीक है, इसके लिए ये डिटेक्टिव वाले कंट्रोल के लिए हम रिकंसिलिएशन करते हैं। तो रिकंसिलिएशन क्या होता है, पेमेंट बनाने से पहले करते हैं ताकि किसी को डबल पेमेंट नहीं हो जाए, किसी को ओवर पेमेंट नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये सारे आपकी एक्टिविटीज है। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन इज वन ऑफ द डिटेक्टिव कंट्रोल में प्रोसेस, जहां पे आप चीजों को आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, इसको सही करो, अदरवाइज ये इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग टू द एपी डिपार्टमेंट फॉर ऑल रिजेक्टेड बैच ऑफ इनवॉइसेस। तो अगर किसी बैच ऑफ इनवॉइसेस में या कोई इनवॉइसेस किसी भी रीजन से अगर ये हो गया, रिटर्न हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो आपके पास सिस्टम ऐसे होने चाहिए कि वो जाके एपी वाले को मैसेज कन्वे कर दे कि साहब होल्ड कर लो, ये पेमेंट में ये इस इनवॉइस का पेमेंट नहीं जाना है या रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हैश टोटल। अभी मैं आपको बताता हूं, जब कोई आप डिजिट्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो अपना सम टोटल आता है। लेकिन जब कोई डिजिट्स नहीं ऐड करते बल्कि कोई ये ऐड करते हैं, मान लो कोई कैरेक्टर ऐड करते हैं या फिर कोई नेम ऐड करते हैं, तो इस टाइप की जो फंक्शंस होती है जिसमें कंट्रोल ए वर्ड यूज किया जाता है, आई बिलीव सम ए या ऐसे करके कोई एक्सेल के कोई फॉर्म्स यूज होते हैं, तो वो जो टोटल करने की जो टेक्निक्स है ना, जिसमें आप मान लो कि आपने 10 वेंडर को पेमेंट किए तो टोटल वैल्यू भी मिला लिया, और 10 वेंडर का जब एडिशन करते हैं तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द हैश टोटल। तो वहां पे क्या होता है कि आप ये पता कर पाते हैं कि जी आपने कंप्लीट 10 बंदे को पेमेंट देना था, उस 10 बंदे को आपने दिया है ना, यानी उसकी कंप्लीटनेस और उसके अंदर अगर कुछ एरर है तो वो पता चल जाएगा। टू डिटेक्ट द एंट्री एरर एंड टेस्ट फॉर द कंप्लीटनेस। ठीक है, ये बेसिकली हैश फंक्शन आपके कहाँ यूज होते हैं, पेरोल में जो भी बंदे होंगे ये उनको ज्यादा पता होगा, क्योंकि पेरोल में क्या होता है कि आपको अकाउंट टोटल भी चेक करना पड़ता है, उसके बाद एम्प्लॉयज टोटल भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि उनको उसके साथ मैच करना पड़ता है। मान लो गवर्नमेंट की जो पेमेंट, सोशल सिक्योरिटीज पेमेंट होते हैं, वहां पे नंबर्स रजिस्टर होते हैं, उस नंबर के साथ उनको टोटल मैच करना पड़ता है, तो दे आर यूजिंग मोर फ्रिक्वेंटली देन अस। फिर इंस्टॉलिंग द बार्गुलर अलार्म्स, ये वाला तो आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। एग्जामिनिंग द सिस्टम लॉग्स फॉर एक्शंस दैट रिक्वायर स्क्रूटनी such as the repeated failed login attempt and use of the powerful utility programs। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह की चीजें हुई हैं कि बहुत सारे फेल्ड प्रोग्राम्स हुए हैं, लॉगिन करने की कोशिश की गई है अनऑथराइज करने की, तो उसको डिटेक्ट वाले मोड्स में देखा जाएगा, दैट इज द डिटेक्टिव कंट्रोल्स टू चेक हु इज दिस, व्हाई इट इज डूइंग ऑल दिस मिस्टेक्स, और उसको 3 बार में लॉक कर देंगे तो फिर आगे मिस हैपनिंग से अपने आप को बचाया जा सकता है। उसके बाद जो भी आपके अनवांटेड इवेंट्स हुए हैं, अब आपने उसको करेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड द करेक्टिव।
सो करेक्टिव में क्या होता है कि अब आप जो रिकंसिलिएशन बनाया, मान लो कि वेंडर का रिकंसिलिएशन बनाया, आपने देखा कि आपने कोई इनवॉइस 2 टाइम सिस्टम में बुक कर दिया, तो एक इनवॉइस को आपको रिवर्स करना है। वो जो रिवर्स करने का प्रोसेस है इज कॉल्ड द करेक्टिंग कंट्रोल। दूसरा, आप लोग जब बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम में बैंक चार्जेस आपके पास मंथ एंड में पता होता है, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले तो उसका डिटेक्टिव कंट्रोल क्या था? डिटेक्टिव कंट्रोल ये था कि आपने बैंक रिकंसिलिएशन बनाया और आइडेंटिफाई कर लिया कि देखो ये 2 एंट्रीज हमने अपने सिस्टम पर रिकॉर्ड नहीं करी। अब करेक्टिव एक्शंस क्या है कि वो 2 एंट्रीज को आपको दोबारा सिस्टम में रिकॉर्ड करना है ताकि आपके बुक्स और बैंक दोनों टैली हो जाए। तो वो टैली जो कराने की जो प्रोसेस है वो करेक्टिव एक्शन। रिक्वायर दैट ऑल कॉस्ट वेरिएंस ओवर अ सर्टेन आर टू बी जस्टिफाइड, यानी अगर कुछ वेरिएंसेस है, अगर आप बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये मंथली रिपोर्टिंग में भी आता है। करेक्टिंग एरर रिपोर्ट्स और एरर लिस्टिंग्स, आपको जितने भी आपने करेक्ट किए हैं उसकी एक लिस्टिंग बनाएंगे ताकि क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में ये सेम एक्टिविटीज आपकी कम हो जाएगी। जब तक आपके पास ट्रैक नहीं होगा, इफ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट, जब तक आपके पास ट्रैक नहीं होगा आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आइसोलेटिंग एंड रिमूविंग द वाइजर्स, ये भी उसका प्रोसेस है। रीस्टार्ट द सिस्टम फ्रॉम द क्रैशेस, फ्रॉम सिस्टम क्रैशेस। अगर कभी कभी ऐसा होता है तो आप अपने करेक्टिव एक्शन ये है कि अगर सिस्टम कुछ क्रैश हो रहा है या कोई सिस्टम कुछ एरर दे रहा है तो आप उसको रीस्टार्ट करके अपने सिस्टम को क्रैश होने से बचा लेते हैं। दिस आर जस्ट एन एग्जांपल, देयर कैन बी मोर। डायरेक्टिव कंट्रोल्स का मतलब होता है ये इनकरेज करता है एन अकरेंस ऑफ द डिजायर्ड इवेंट, मतलब मेरे को जैसा चाहिए, मेरे को जो रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो कंट्रोल्स आज लगाए जाएंगे दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव कंट्रोल्स। उसके अंदर उसके लिए सबसे आसान सा तरीका ये होता है कि आपने कंपनी में अच्छा सा एसओपी लगा दीजिए, प्लान पॉलिसीज प्रोसीजर्स मैनुअल्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव्स या जो आपकी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है या जहां आपको जाना है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, वहां तक जाने के लिए जो जो चीज को पूरा करना था वो आपकी सिस्टम में अपने आप पूरा हो जाएगा। दैट इज वन वे ऑफ द डायरेक्टिव कंट्रोल। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स मैनुअल्स जो भी होते हैं ये डायरेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के कंट्रोल्स थे। पहला था प्रिवेंटिव, होने ही नहीं देना, डिटेक्टिव हो गया तो आइडेंटिफाई करो, नोटिफाई करो, उसके बाद करेक्टिव अच्छा हो गया तो उसको सही करो, एंड डायरेक्टिव का मतलब यह है कि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट के हिसाब से प्रोसेस को फिक्स करने का प्रोसेस को फिक्स करो, सही कर लो, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव कंट्रोल्स। आइए उसके बाद आता है जी सेकेंडरी कंट्रोल्स में हमारे आते हैं कुछ कंपनसेटरी या मिटिगेटिव कंट्रोल। ठीक है, ये क्या होता है? मे रिड्यूस द रिस्क व्हेन द प्राइमरी कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। ऊपर में जो हमने 4 कंट्रोल्स के बारे में बात करी वो 4 कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं, तो ये 5वां कंपनसेटरी या मिटिगेटिव कंट्रोल लग सकता है। हाउएवर दे डू नॉट by themselves reduce the risk to an acceptable level, ऐसा नहीं करते, ठीक है, मतलब अपने से तो नहीं करते। तो इनका जो एग्जांपल्स दिया हुआ है, बोला है कि एक सुपरवाइजरी रिव्यू कर दिया जाए। एन एग्जांपल ऑफ द सुपरवाइजरी रिव्यू व्हेन द सेग्रीगेशन इज नॉट फीजिबल, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा नहीं है, छोटा है, स्मॉल साइज है, वहां पे क्या होता है कि एक ही बंदा एपी लगाता है, एक ही बंदा पेमेंट करता है। तो अब क्या उसके ऊपर सुपरवाइजर बैठाने का या सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब क्या है कि जो बंदा साइन कर रहा है वो बंदा इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो सारी चीजों को एक बार चेक करे तभी साइन करे, ठीक है। दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ द कंपनसेटरी कंट्रोल्स। तो ये एग्जाम पे आपके आ सकता है, ठीक है। फिर हो रहा है जी कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स वर्क्स विथ अदर कंट्रोल, मतलब ये तो रिड्यूस कर देगा लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री, नाम से ही बोल रहा है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं भाई, हम एक के साथ दूसरे फ्री आते हैं, मतलब हमसे अकेला कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो। विथ अदर कंट्रोल टू रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस की एक अपनी एपेटाइट होती है रिस्क को लेने की, वहां तक चीजों को वो रिड्यूस कर देगा। अब इन्होंने एग्जांपल्स में क्या लिखा, बोला सेपरेटिंग द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग for and custody of cash receipt is completed by obtaining the deposit slips validated by the bank। यानी अब आपके पास एक बंदा है, ठीक है, उसी को आपने 2 काम दे दिया, ठीक है, 2 काम दे दिया। पहला
कि अकाउंटिंग करा दो, दूसरा कैश का रिसीट भी वही रखेगा, ठीक है। या फिर ये समझ लो कि अकाउंटिंग भी वही करेगा और डिपॉजिट भी वही कराएगा। तो डिपॉजिट उसने कराया है कि नहीं, इस बात को वैलिडेट करने के लिए अगर बैंक का अगर डिपॉजिट स्लिप स्टाम्प साइंड हो तो वो ये बात अग्री कर लिया जाएगा कि हाँ भाई ये बंदे ने काम सही करी है, इसने अपने ड्यूटीज को परफॉर्म किया है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी तो आ सके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। नहीं, तो उसने पहले से बोल दिया है कि ये दो चीजों पे हो रहा है। कैसा हो रहा है कि आपके पास जहां पे सेग्रीगेशन में थोड़े से मसले हैं, जहां पे चीजें नहीं हो पा रही हैं, वहां पे आपने क्या कर रहा है, सेपरेटिंग द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग फॉर सेपरेटिंग द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग फॉर एंड कस्टडी ऑफ कैश इज complemented by obtaining the, मतलब ये दोनों एक्टिविटीज का जो सपोर्टिंग होगा वो अपना बैंक का रिसीट्स होगा, ठीक है। यानी कि बैंक में पैसे जमा हो गए और उसने अकाउंटिंग कंप्लीट करी, इस बात को वैलिडेट करने के लिए ये बैंक की अगर रिसीट्स अवेलेबल हो जाएगी तो ये काम कंप्लीट मान ली जाएगी। ये कंट्रोल जो है ऐसे भी सेकेंडरी कंट्रोल्स है। जब आपके प्राइमरी नहीं लग रहे, आपके पास बड़ी फॉर्म नहीं है, छोटी फॉर्म है, तो वहां पे ये सारा काम चलता है। उसके बाद है जी टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन से, एक है जी फीडबैक कंट्रोल रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीटेड एक्टिविटीज। They permits improvement in the future performance by learning from the past mistake। अभी जो आप लोग करेंगे, आप 50 सवाल दिया गया, 10 दिन का टारगेट दिया गया, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि 50 के जगह 25 कर दूंगा, 10 के जगह 12 कर दूंगा, तो हो सकता है कि ये डिपेंड अपॉन द फीडबैक्स, ठीक है। Thus the corrective action occurs after the fact inspection of completed is an example। ये ऐसा नहीं कि ये मन से आएगा, इसके लिए कुछ रीजनिंग्स होनी चाहिए। तो ये फीडबैक कंट्रोल्स होते हैं, यानी जब आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां से जो फीडबैक आता है उसको आप अप्लाई करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, तो क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में सेम टाइप ऑफ मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है ऑनगोइंग, ठीक है। तो ये बोलता है कि एडजस्ट ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी रियल टाइम कंट्रोल्स मॉनिटर द एक्टिविटी इन प्रेजेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम द deviating too far from the standards। यानी कि आप एकदम ऑन गोइंग, यानी एक बंदा को बैठाल देते हैं कि यार प्रोडक्शन हो रहा है, तुम देखते रहो। अगर किसी का साइज जो है 6.1 तक एक्सेप्टेबल है, अगर 6.2 हो गया तो मशीन रुकवाओ, जाके उसकी साइज सही करा दो। उसके हो सकते हैं कि मोल्ड में कुछ मसले हो गए होंगे, तो ये कॉन्करेंट हो गए, ये एकदम एडजस्ट, एकदम इमीडिएट जो एक्शंस वाले काम है ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि दिस एग्जांपल इज द क्लोज सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्शन लाइन वर्कर। ये काम वहां पे हो पाता है जहाँ पे चीजें हो रही हैं और आप वेट नहीं कर सकते, तो आपको कॉन्करेंट कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपका करेक्टिव कंट्रोल्स, करेक्टिव कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ये तो फीडबैक है। फीड फॉरवर्ड एंटीसिपेट्स एंड प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपके पास अपने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स होंगे, अच्छा ये सिचुएशंस लगाऊंगा, तो उसके लिए आप एक काम करें, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द डायरेक्टिव कंट्रोल, यानी जहां पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको पहुंचना है तो आपको आज पॉलिसी, प्रोसीजर्स, फ्रेमवर्क सब सही करने पड़ेंगे। तो ये फॉरवर्ड कंट्रोल्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्टिव कंट्रोल्स, जहां पे आप अपने प्रॉब्लम को आप एंटिसिपेट भी करें, आपने पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और अपने आप को प्रिवेंट करना है प्रॉब्लम से, तो अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को सही लगा ले, करेक्ट करके चले, तब आपको ये फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। अब आता है जी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल शुड बी बेस्ड ऑन द रेलेवेंट एस्टैब्लिशमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, गैप दुनिया जमाना। Objectives may include the proper authorization, appropriate record keeping, safeguarding on the compliance, regulations, contract, some called accounting controls। ये सब अकाउंटिंग से रिलेटेड बातें हो रही थी, ठीक है। यानी जो भी कंप्लायंस है, गैप है, सेफगार्डिंग है, बुक को रखना है, बाकी सारे जो मसले हैं ना अकाउंट से रिलेटेड, वो अपने फाइनेंशियल कंट्रोल्स का पार्ट है।
अब ये बात आती है जी, ऑपरेटिंग कंट्रोल बोलता है कि अप्लाई टू द प्रोडक्शन एंड सपोर्ट एक्टिविटीज, यानी अकाउंटिंग एक्टिविटीज को छोड़ के दूसरा और कोई सपोर्ट एक्टिविटीज होगा उसमें ये लगेगा। दे आर समटाइम कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। तो इसको ऑपरेटिंग कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दोनों नाम से इसको जाना जा सकता है। बिकॉज they may lack established criteria or standard, there should be a based on management principle and method. They also should be designed with regard to the management function of planning, organization, directing and control. वो आपके बजटिंग के ये जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये उस रिगार्ड से बातें हो रही हैं। तो इस तरह से किया जाता है, ये आपको इस तरह से अपनी पॉलिसीज एस्टैब्लिश की जाती है, ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल के साथ मैच हो जाए। इसमें क्या हो रहा है, दे शुड बी डिजाइन विद रिगार्ड टू द, यानी ऐसे डिजाइन हो जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सब पॉइंट्स में कवर हो जाने चाहिए। फिर बोल रहा है कि डॉक्यूमेंटिंग applies to the documents such as the vendor invoice, purchase invoice, receiving reports, evidence of the performance of operating control, the purchase, stating the quantity goes, तो ये documentary controls में आते हैं। तो ये बोल रहा है कि इस तरह से काम होने चाहिए। इसमें पूरा का पूरा डिटेल्ड पे बातें लिखी हुई हैं कि ये जो कंट्रोल सप्लाई होते हैं, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट बिजनेस हाउसेस में यूज होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को समहाउ इसने कवर कर लिया कि उसको कैसे यूज करना है, मतलब ऑथराइज यूज होना चाहिए, प्रॉपर यूज होना चाहिए, जो इसका रिक्वायर्ड ऑडियंस है जो उसी के पास वो चीजें जानी चाहिए। द रिसीविंग डिपार्टमेंट शुड सेंड अ ब्लाइंड कॉपी, नो प्राइस, किसके पास, रिसीविंग वाले डिपार्टमेंट के पास, यानी उसको प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, यानी उसको सिर्फ एक क्वांटिटी वाली कॉपी चाहिए, उसको प्राइस वाली कॉपी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इस पेमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए एपी का बंदा उसको ऑथराइज करे आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ वेंडर इनवॉइस, परचेज ऑर्डर एंड रिसीविंग रिपोर्ट्स, यानी 3-वे चेक्स यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री कंट्रोल्स है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग कंट्रोल्स में 2 एग्जांपल्स है कि आप स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाएं जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करके हो, दूसरा आपके डॉक्यूमेंट्री कंट्रोल ऐसे हो जाए जिसके अंदर सारे तरह के डॉक्यूमेंट का, और जिसमें 2 एग्जांपल्स है कि जो परचेज डिपार्टमेंट अगर रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेजता है तो ऐसा पीओ भेजे जिसमें प्राइस का मेंटेन नहीं हो, सिर्फ क्वांटिटी हो। दूसरा अगर पेमेंट के लिए परचेज डिपार्टमेंट के पास आता हो तो उसके पास तीनों चीजें अवेलेबल हो ताकि वो ऑथराइज कर सके पेमेंट को। अब बोला है जी पीपल बेस्ड एंड पब्लिक बेस्ड एंड सिस्टम बेस्ड। पीपल बेस्ड में क्या होता है, देखिए, आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन एंड देयर प्रॉपर ऑपरेशन। Regular performance of bank reconciliation is one of the example of people based control. The checklist such as the listing required, the process of month end closing, बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि वो एक बकायदा आपसे चेकलिस्ट साइन कराते हैं कि ABCD 4 चीजें होनी चाहिए। आपने वेंडर रिकंसिलेशन किया तो आपको टिक करना पड़ेगा यस, आपने कस्टमर रिकंसिलेशन किया टिक करना पड़ेगा यस, आपने बैंक रिकंसिलेशन किया यस, आपने ट्रायल बैलेंस रिव्यू किया यस, आपने सारे बैलेंसेस वैलिडेट किए बोला यस, बैलेंस शीट आपके हिसाब से ओके है बस, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है यस। तो आप जब ये अग्री कर लेते हैं कि हाँ भाई मैंने सारे काम कर लिए, वैट के साथ बैलेंस मैच है, तो वो एक पेपर आप अलग से इन एडिशन टू योर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट आपको एक अलग से चेकलिस्ट साइन करके भेजना पड़ता है। वो क्या होता है, वो कंट्रोल्स हो जाता है, वो फर्दर आप आपकी चीजों में जाके नहीं देखते, वो बोलते हैं हाँ इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज डन इट, ठीक है। तो ये कंट्रोल है पीपल बेस्ड कंट्रोल। अब आता है जी सिस्टम बेस्ड कंट्रोल का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर नीडेड विद नो ह्यूमन इंटरवेंशन। An example is a code is in a computerized purchasing system that prevent any purchase order over a certain monetary threshold of being submitted to the vendor without management approval। तो इन्होंने थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं, वहाँ पे डीओए डेलीगेशन अथॉरिटी डाल देते हैं, फिर और भी सारी चीजें डाल देते हैं, ताकि क्या होता है कि अगर सिस्टम में मान लो कि 1 लाख है तो उसमें 2 बंदे का अप्रूवल है, 5 लाख है तो 4 बंदे का अप्रूवल है, 1 मिलियन है तो डायरेक्टर लेवल का अप्रूवल है। तो इस टाइप के कंट्रोल सिस्टम पे ही आप डाल देते हैं, तो क्या होता है कि सिस्टम उसको चेक करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे जी बोलिए। ये मैं सोच रहा हूँ AR के कंट्रोल्स क्या है?
एआर के कंट्रोल्स क्या हैं भाई? एआर के कंट्रोल्स जो है ना, वो हमारे कमाल भाई बताएंगे, हमको नहीं पता। कि मेरा भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यार में, हाँ हाँ, पर कमाल भाई बताएंगे। ऐसा क्या, उनका तो वर्क एक्सपीरियंस है ना भाई। कस्टमर पर्सपेक्टिव से है कि जिसे आपने माल दिया है उसकी इनवॉइसिंग सही बुक हुई है या नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो प्रोजेक्ट के होते हैं उसमें डिलीवरी नोट पे काम चल जाता है, इनवॉइसिंग बाद में होती है जब पूरा हो जाता है। दूसरी चीज कि उससे जो पेमेंट आई है वो सिस्टम में बुक हुई है या नहीं हुई है, और बैंक के अंदर उसकी क्या एंट्री है, आपने बुक करी है या नहीं करी है। जब आप रिकॉन्सिलेशन कर रहे हो तो आपका और उसका बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो, और कोई आदमी इस पे रोशनी डाल सकते हैं क्या? तौहीद भाई, आप बोलिए। कोई भी कंट्रोल में ना, वो मिराज भाई ने जो 4 चीजें बताई ना, CAAR, जी कस्टडी, हाँ, कस्टडी, रिकंसिलेशन, ऑथराइजेशन एंड वो वाली, तो वही लगेगी। हाँ पर मैं थोड़ा स्पेसिफिक पूछ रहा था कि यार के लिए, क्योंकि शायद हमको क्रेडिट रिस्क भी एनालाइज करना है कस्टमर के। देखिए, क्रेडिट रिस्क एनालाइज करने का काम तब होगा जब आप उसके साथ उधारी में बिजनेस करने का स्टार्टिंग कीजिएगा। जब बिजनेस कर लीजिएगा उसके बाद के कंट्रोल्स या उसके पहले के कंट्रोल। देखिए, आप सबसे पहले, आपके पास सब 2 लेवल है। एक तो आप कैश में बेच रहे हैं, तो आपके पास पैसे आ गए, सामान डिलीवर हो गए, खत्म हो गया, ठीक है। सिस्टम के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिकंसिलेशन है, वो ये है कि एक बंदा जिसने डिलीवर किया होगा वो क्वांटिटी, इनवॉइस क्वांटिटी मैच हो जानी चाहिए। वो 2 डिफरेंट लोकेशन से आती है, एक स्टोर से आती है, एक एआर से आती है, ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग जो होती है, एआर मतलब आपने इनवॉइस बना के दे दी, पैसे कहाँ आए, पैसे आए किसके पास, ट्रेजरी वाले के पास, तो उसने अकाउंटिंग कर दी। उसके बाद और एक बंदा होगा जो उसकी रिकंसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो ये तो हो गया कैश के लिए। अब रह गया जो क्रेडिट वाली अकाउंटिंग है। तो क्रेडिट में आपने सबसे पहले है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे, उसके साथ आप टाइम फ्रेम फिक्स करें कि हाँ जी भाई 45 डेज, 50 डेज, जो भी आपको लगेगा, 1 मंथ आप उसके साथ क्रेडिट पीरियड फिक्स कर लीजिएगा। अब फिर प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाएगा कि उसके जब आप अकाउंट बनाएंगे कस्टमर अकाउंट, तो कस्टमर अकाउंट में ये उसके मास्टर इन्फॉर्मेशन में फिट कर देंगे कि हाँ भाई 45 डेज पे उसको रिमाइंडर जाना है या उसकी सप्लाई रोक देनी है, ठीक है। तो ये सिस्टम बेस्ड कंट्रोल हो गया। अब रहा बात बाकी का, फिर से कंट्रोल रिपीट हो जाएगा। एक बंदा डिलीवरी करेगा, दूसरा बंदा इनवॉइस करेगा, तीसरा बंदा कैश चेक करेगा, चौथा बंदा रिकंसाइल करेगा। ये काम सब जगह होने हैं। कि वो तो प्रोसेस के अनुसार सही है। हाँ, पर लॉजिकली तो वही है ना कि हम ये चेक करें पहले तो लॉजिक तो हम बता दिया कि बिजनेस अगर उधारी पे है तो आपको क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर देखनी है। हाँ, क्योंकि 99% जो क्या वेस्टर्न कंपनीज है उन लोग का क्रेडिट ही होता है। तो ये कहना मुश्किल है। आपको कोई क्रेडिट तभी देता है जब आपका क्रेडिट वर्दी, आप जब आपकी क्रेडिट अच्छी होती है, यानी आपकी वर्थ अच्छी होती है, तभी आपको कोई क्रेडिट देता है। वरना हमको दे देगा तो हम तो पूरा चाइना खरीद लेंगे। नहीं, जो बड़े एमएनसी होते हैं, अरे बड़े एमएनसीज को भी कैश में लेना पड़ता है भाई, डिपेंड होता है। वो नए वेंडर के पास जाते हैं, वो नहीं देता भाई। या हमको कोई नया एमएनसीज आ जाएगा तो क्या हम उनको दे देंगे क्रेडिट पे? नहीं देंगे ना भाई। ये सारे रिलेशन, सारे टर्म्स जो एस्टैब्लिश होते हैं वो प्रॉपर एक स्टडीज के बेस पे होते हैं। इस पे कोई इंट्यूशन, कोई इमोशन नहीं चलता है। वो तो सही है। हाँ, बिजनेस में कुछ नहीं चलता, बिजनेस कैलकुलेशन पे काम करती है जी, ठीक है। ये बात भी है कि वो बैंक भी ले आ सकते हैं बीच में कभी। बैंक ले आता है तो बैंक गारंटी देता है ना भाई। बैंक बकायदा पैसे, अब बैंक गारंटी फ्री में नहीं देता। बैंक या तो उसके अगेंस्ट में उतना पैसा डलवाता है, नहीं तो बैंक उसको लोन देके उतने का इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक हमको पैसे दे देता है। मेरा लुकआउट कहीं से पैसे आने चाहिए, वो जिसको लाके दिलवाए। चले,
ब्रॉड कंट्रोल पे अब आगे जाते हैं। ये थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या होती है, एक जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल पे जब बात करेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल इज वेरी गुड, वो एग्जाम में काफी सारे सवाल होते हैं, उससे बकायदा आपके इससे सवाल होते हैं। तो उन्होंने बोला कि दो ब्रॉड ग्रुपिंग्स है। पहला बोलते हैं कि जिसको हम जनरल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। बोला दे आर एग्जामिन इन 2 सब यूनिट्स। पहला जनरल कंट्रोल्स जो होता है वो होता है बड़े अम्ब्रेला की तरह काम करता है, उसके अंदर जो है, यानी कि अगर ये जनरल कंट्रोल है ये पूरा, तो इसके अंदर का एक पार्ट है आईटी कंट्रोल, ठीक है, अंडर विच द आईटी फंक्शंस ऑपरेट, दे अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंटायर प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट एंड कमोडिटी इंक्लूड द कंट्रोल ओवर। अब ये बोल रहा है कि डेटा सेंटर नेटवर्क मेन जो यहाँ से चीजें स्वीकार होती, ये जो एग्जाम के सवाल आते हैं जी, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल, ये एक सवाल आते हैं ओवर द ऑपरेशन। तो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल क्या होते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सेपरेट फंक्शन दैट इज ओन सेट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट अलाउ द एवरी फंक्शंस एरिया टू एक्वायर एंड एडमिनिस्टर इन इट्स ओन सिस्टम इन आइसोलेशन इज नॉट सीरियस अबाउट द in its isolation in own system in isolation is not serious about the proper control. Now should recognize the modern organization should recognize the information technology as a separate functions with its own set of the management and technical skills. The organization that allow any functions area to acquire and administer any system isolation not serious about the proper control. अच्छा, इन्होंने बताया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस में जो है कि अगर and modern should recognize information technology as a separate function and its own set of management and technology, उसके पास एक अपना काम करने का मैनेजमेंट का तरीका होता है और साथ में उसमें एक स्किल रिक्वायर की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एन ऑर्गेनाइजेशंस दैट अलाउ एवरी फंक्शनल एरियाज, जो भी उसका एरिया होता है, जैसे अकाउंट्स हो गया, परचेज हो गया, इन्वेंटरी हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। तो उस तरह से कोई भी फंक्शनल हो गया टू एक्वायर्स एंड एडमिनिस्ट्रेट्स ओन सिस्टम, अगर वो अपने हर डिपार्टमेंट को बोलेगा, प्रोक्योरमेंट वाले तुम अपने लिए बेस्ट सिस्टम ला लो, अकाउंटिंग वाले तो अपने लिए सिस्टम ला लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि सब सिर्फ फोकस करेगा फंक्शनल एरिया पे, सब इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स नहीं दे पाए, ठीक है। इसी चीज को काउंटर करने के लिए हम लोग सिस्टम में, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी लाते हैं, ताकि सारे काम, सारे फंक्शंस उसके अंदर, सारे मॉड्यूल इनबिल्ट होते हैं और सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं अगर इस तरह का सिस्टम है तो इसका मतलब ये है, आइसोलेशन में लाते हैं तो इज नॉट सीरियस अबाउट द प्रॉपर कंट्रोल, यानी अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सीरियस अबाउट द कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन में डेविएशन था पहला, इन्हें बोल रहा है कि आईटी भी अपने आप में एक बाकायदा फुल फंक्शनल यूनिट्स है, ठीक है, एरिया है। अगर कोई कंपनी हर एरिया को अपना अपना आईटी लाने का अगर परमिशन देता है, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सीरियस अबाउट द कंट्रोल, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ट्रीटिंग आईटी एज अ सेपरेट फंक्शन एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द डेजिग्नेशन। अगर आपने एक प्रॉपर आईटी डिपार्टमेंट बना लिया, अब उसके अंदर कुछ डेजिग्नेशंस होंगे, कुछ बंदे होंगे, वो कैसे होंगे वो देख लीजिए। तो पहला जो डेजिग्नेशन होगा CIO, जैसे अकाउंट्स में आएगा CFO, तो उसी तरह यहाँ पे आएगा CIO। फिर अकाउंट्स के अंदर होता है चीफ अकाउंटेंट, तो यहाँ पे होगा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड इंफॉर्मेशन। अब ये दो बंदे क्या होते हैं, CIO या CTO जो भी होते हैं, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टीयरिंग कमिटी। अब क्या होता है कि सिस्टम, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टीयरिंग कमिटी भी बनाई जाती है।
जो स्टीयरिंग कमिटी बनती है वो आईटी के इन टू एंड काम को चेक करता है, उसके बजट को काम को चेक करता है कि आईटी सिस्टम यहाँ पे कैसा होना चाहिए, आईटी की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, आईटी का बजट कितना होना चाहिए। ये सारा काम स्टीयरिंग कमिटी का होता है। To set the coherent direction of the organizational system and prioritize the information system projects। तो ये अगर आपके पास प्रॉपर फंक्शनल एरिया होगा तो वहां पे ये तो बंदे आप हायर करेंगे और साथ में एक कमिटी बनाएंगे, उस कमिटी का नाम कहलाता है स्टीयरिंग कमिटी। ये सब काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आईटी के पूरे काम को और साथ में उसके बजट्स को। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला। दूसरा है कंट्रोल ओवर द सॉफ्टवेयर एक्विजिशन चेंज एंड मेंटेनेंस। तो देखिए कोई भी कंपनी में जब जो सिस्टम चेंज होगा या सिस्टम में कोई अपडेट होगा तो उसके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशंस होने चाहिए और साथ में उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक है अगर ये दो काम नहीं हो रहा है इसका मतलब वो चेंज प्रॉपर नहीं है। इन्होंने बोला कि कंट्रोल ओवर द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंश्योर दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज और एंड systems, utilities and database management systems are acquired and changed with under the close supervision and the vendor updates are routinely installed। तो यानी कि जो भी चीजें हैं जो सिस्टम काम कर रहे हैं which ensure the operating system, वो जो IT ऑपरेटिंग या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी है या सिस्टम जो हो जब एक्वायर हुआ है या उसके अंदर कोई भी चीजें हुई हैं वो प्रॉपर सुपरविजन में हुई हैं और उसके अंदर अगर कोई वेंडर अपडेट्स होते हैं तो वो भी प्रॉपर रूटीन के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया ओरेकल, सैप, ये सारे ओरेकल सॉफ्टवेयर, ये सब सारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। which ensure that the program used for transaction processing are the cost effective and stable। यानी आपने जो सिस्टम इंस्टॉल किया ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होने चाहिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए और स्टेबल होने चाहिए, यानी उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर होने चाहिए, यानी कि उसकी बात ये होनी चाहिए कि ओके टेस्टेड वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आता है जी हार्डवेयर कंट्रोल जो होना चाहिए वो आर द बिल्ड इनटू द इक्विपमेंट बाय द मैन्युफैक्चरर। जो हार्डवेयर चेक्स जो होते हैं वो जो आप इक्विपमेंट खरीद के लाते हैं उसके अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, और वो इनबिल्ट इसलिए होते हैं कि ताकि वो हार्डवेयर की फंक्शनेबिलिटी में कोई मसले ना हो। दे इंश्योर दैट द प्रॉपर इंटरनल हैंडलिंग ऑफ डेटा एज दे आर मूव्ड एंड स्टोर्ड। उसके अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा या डेटा स्टोर होगा वो प्रॉपर हो, इसके लिए जो हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने ही बनाते वक्त वो अंदर में इनबिल्ट प्रोसेस को इंस्टॉल कर देते हैं, उनके अंदर प्रोसेस इनबिल्ट कर देते हैं। तो बोलते हैं कि कुछ चीजें हैं, जैसे ये जो हार्डवेयर कंट्रोल्स हैं उसके अंदर कुछ चीजें हैं। पहला होता है जी पैरिटी चेक्स, इको चेक्स, रीड राइट चेक्स एंड अदर प्रोसीड्यूर्स। पैरिटी, इको, रीड आफ्टर चेक्स, ये 3-4 तरह के चेक्स होते हैं जो कि कहाँ आते हैं, सिस्टम के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर ही आते हैं, सो दैट डेटा की इंटीग्रिटी चेक की जा सकती है। अब डेटा की इंटीग्रिटी ट्रांसमिशन के भी टाइम और स्टोरेज के भी टाइम, ठीक है, ये दोनों टाइम में हार्डवेयर जो हो प्रॉपर हो, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ चीजें डाले और उसको वो डिलीट कर दे। ये सारे चेक्स आपके हार्डवेयर लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, अब बोला जी control activities are designed and placed in the operation to ensure that the management directives are executives। तो जो कंट्रोल एक्टिविटी इस तरह से होने चाहिए कि जो मैनेजमेंट की डायरेक्टिव्स है, जो मैनेजमेंट का जो डायरेक्शंस है, जो चाह रहा है, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहा है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो, एंड दे शुड इंक्लूड द रिक्विजिट स्टेप्स टू रिस्पॉन्ड द रिस्क एंड थ्रेटन्स द the attainment of the organization's objectives। यानी कि जो थ्रेट्स या रिस्क है उस कंट्रोल्स के अंदर, ठीक है, यानी वो आपको उस साथ में वो जो रिस्क या थ्रेट जो उसके अंदर आएगा उसके लिए आपका रिस्पॉन्स भी उसके अंदर डिजाइंड होने चाहिए।
अब आपने पीछे काफी सारे रिस्पॉन्ड पढ़े हैं कि रिस्क को ट्रीट करना है, रिस्क को अवॉइड करना है, रिस्क को लेना है, रिस्क को एक्सप्लॉइट करना है, रिस्क को शेयर करना, ये सारे कंट्रोल्स जो होने चाहिए वो रिस्पॉन्स कंट्रोल आपके कंट्रोल के अंदर में इनबिल्ट होने चाहिए, आपके स्टेप्स में वो इंक्लूडेड होने चाहिए। उसके बाद बोल रहा है फॉर द पर्पस कंट्रोल शुड बी सुटेबली डिजाइन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको प्रिवेंट कर ले और डिटेक्ट कर ले। इसको अनफेवरेबल कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम द पार्टिकुलर रिस्क एक्सपोजर्स, किसी चीज के अनवांटेड चीजों के होने से अगर कोई भी चीज होए तो आपका कंट्रोल सिस्टम उसको क्या कर ले, सबसे पहले प्रिवेंट होने ही नहीं थे, अगर हो गया तो उसको डिटेक्ट कर ले। एंड दे ऑल्सो शुड बी प्लेस्ड इन ऑपरेशन एंड ऑपरेटेड इफिशिएंटली। वो जैसे वो जो आपके कंट्रोल्स होने चाहिए वो ऑपरेशंस के अंदर होने चाहिए और काम भी efficiently करने चाहिए। If controls are not always enforced, they cannot operate efficiently, no matter how effective the designs। आपने कितना भी अच्छा किताब, मटेरियल, स्टडी बुक्स खरीद लिया, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाएगा। This how this is being said। बोला कंट्रोल प्रोसीजर्स आर इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज द और लिमिट द रिस्क। आपके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो या तो उसको मैनेज कर देते हैं, नहीं तो उसके लिमिट को, आपके रिस्क को लिमिट कर देते हैं। ठीक है, वो किस हिसाब से कि आपकी जो अपनी एपेटाइट होगी बिजनेस की उसके हिसाब से, विद द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट whenever the risk exposure exists, the threat and loss of the asset or misstatement of the accounting and management information। ये हो सकता है there is an exposure, जब आपके पास रिस्क होते हैं तो ये सारे उनसे के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपके जो कंट्रोल्स होने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए कि आपके रिस्क को लिमिट कर दे या मैनेज कर दे बेस्ड ऑन योर असेसमेंट। अब बात आएगी कि रिस्क असेसमेंट की, तो रिस्क असेसमेंट में आपने बहुत 3 लेवल पे जाके पढ़ा था। पहला आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, दूसरा आपने इम्पैक्ट पढ़ा था और तीसरा मिटिगेशन पढ़ा था। ये द वर्ड दे सेड दैट रिस्क असेसमेंट, इसका मतलब उसने तीनों वर्ड को यहाँ पे ला लिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कंट्रोल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग एरियाज। पहला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग द 4 बेसिक फंक्शनल रिस्पांसिबिलिटी, इंडिपेंडेंट चेक्स, सेफगार्डिंग कंट्रोल्स, प्री नंबर्ड फॉर्म्स। जी भाई बोलिए। हाउ कैन वी मिटिगेट एग्जाम रिस्क? भाई एक ही तरीका है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा भाई। आपका इयर्स ऑफ एजुकेशन कितना है आपका आज? आप तो ग्रेजुएट होंगे, यानी 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। तो 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन का क्या ऑब्जर्वेशन, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? अभी तो लिमिटेड ही है। नहीं, आपने 15 साल पढ़ाई किया, 15 साल एक काम को करने के बाद भी आप बोलिएगा कि हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो वो वेस्ट हो गया ना वो काम। मैं एग्जाम में मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हमने पहली बार देखे हों, और भाई अगर उसका आंसर अगर फिगर करना है तो वो भी रिस्क है। आपको पता है कि सीएमए का पासिंग रेट कितना है? गूगल करें कभी आप? नहीं सर, उतना तो नहीं किया भाई, मतलब सुना है कम ही है। 40% है, और इंडिया में सीए का पासिंग परसेंटेज पता है कितना है? 6% है। फिर भी लोग नहीं डरता है, और आप 40% से डर रहे हैं। Want to be risk covers यार। नहीं, ज्यादा कवर नहीं लीजिए भाई। वो तो हम कमाल भाई ने गाड़ी का एग्जांपल सेट किया था भाई, उन्होंने सीधे बोला ज्यादा मत सोचे वरना गाड़ी पड़ी की पड़ी रह जाएगी पूरा दिन ग्रीन होने के चक्कर में। मेरा भाई वो सिलेबस पे स्टिक रही है सर, बाद में वो सब बात बाद में हो सकती है। कमाल भाई तो अमीर बनते हैं भाई। ठीक है, चले कोई नहीं, वो तो ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने सबसे पहले बोला है कंट्रोल कैन बी आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एरिया। कहाँ पे कंट्रोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले इन्होंने बोला जी सेग्रीगेशंस ऑफ ड्यूटीज, जहां पे 4 है जिसको हमने बार बार CAR बोल के क्लासिफाई किया। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द सब यूनिट डिस्क्राइब्स द CMA मस्ट बी, CMA स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि दे शुड आइडेंटिफाई द 4 सेग्रेशंस, क्या क्या होने चाहिए। 4 सेग्रेशंस में यहाँ पे देखिए कैसे कैसे इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है द अथॉरिटी टू एग्जिस्ट
जो कस्टोडियन होना चाहिए अलग होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग के बंदे अलग होने चाहिए, अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन यानी ऑथराइजेशंस वाले बंदे अलग होने चाहिए, तो ये ऑथोराइजेशंस वाले हैं। रिकॉर्डिंग यानी अकाउंटिंग वाले बंदे हैं, ठीक है, ये कस्टडी वाले बंदे हैं, CUSTODY कस्टडी वाले बंदे हैं, और ये रिकंसिलिएशंस वाले बंदे हैं। तो आपको एग्जाम में ये आइडेंटिफाई कर सके जब भी कोई ट्रांजेक्शंस आए, क्योंकि इसके ऊपर एक केस स्टडी है बाकायदा, और वो केस स्टडी में आपको सिर्फ यही बताना है कि वो जो एक बंदा था वो पैसा इसलिए चोरी कर पाया क्योंकि वहां पे 4 लेवल ऑफ ऑथराइजेशन सेग्रीगेशंस ऑफ ड्यूटीज की कमी थी, और फिर आपको बताना है कि व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 4 लेवल्स ऑफ चेक्स क्या होते हैं, सेग्रीगेशंस ऑफ ड्यूटीज क्या होते हैं। ये एग्जाम में बाकायदा आया हुआ केस स्टडीज है। तो इसका मतलब है कि आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा याद रखना पड़ेगा CAR में, यानी जो कस्टोडियन होगा, जो अथॉरिटी देगा, जो अकाउंट्स करेगा, जो रिकंसाइल करेगा, 4 बंदे अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अगर ये अलग अलग नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। फिर इंडिपेंडेंट चेक्स एंड वेरिफिकेशन, जिसको आप लोग चेक एंड बैलेंस बोलते रहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है बकायदा, परचेज पेबल की साइकिल्स हैं तो कैसे उसके चार्ज लेवल्स होंगे, चीजें कैसे सही होंगी। तो बोला कि इंटरनल इन्वेंटरी कंट्रोल इनिशिएट दी परचेज रिक्विजिशंस, तो एक बंदे को जिसको सामान चाहिए उसने परचेज रिक्विजिशन भेजा, ठीक है, तो किसने भेजा, इन्वेंटरी कंट्रोल वाले ने बोला भाई साहब हमारे पास ये माल तो कम है, नहीं है, ठीक है जी, उसने अपने हिसाब से एक वो बना दिया, रिक्वेस्ट बनाया कि हमको ये चीजें खत्म है, तो इसके लिए वर्ड किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है PR, ठीक है। द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट एंड फॉलो द ट्रांजेक्शन विद द वेंडर इज व्हेन द वेस्टेड विद द परचेज डिपार्टमेंट, जो कि परचेज डिपार्टमेंट को जो पावर्स वेस्टेड है दिया हुआ है उसके बेस पे, PR के बेस पे अब वो क्या करेगा, आगे काम स्टार्ट करेगा। और आगे काम स्टार्ट क्या करेगा जी, स्पेसिफिकेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू क्वालिटी नेचर्स है ना, काउंटिंग परचेज, जो भी अमाउंट परचेज ये परचेज डिपार्टमेंट अपना PO बना के काम कर लेगा। रिकॉर्ड कीपिंग इज डन बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नॉट द परचेजिंग, यानी परचेजिंग का काम तो ऊपर में ही खत्म हो गया था। कस्टडी ऑफ एसेट इज वेस्टेड विद द वेयर हाउस नॉट द इन्वेंटरी कंट्रोल, द इन्वेंटरी कंट्रोलर जो थे वो सिर्फ खाली इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट बता रहे थे, ही वाज नॉट द कस्टोडियन। उसके बाद आ गया जी कि गुड्स आपके रिसीव हो गई, ठीक है, इसको किसी रिसीविंग डिपार्टमेंट वाले बंदे ने देखा, हाँ सब कुछ सही है, माल जैसे किया था ऑर्डर उसने सही हिसाब से आया है। इसको एक्चुअली 2 बंदा अप्रूव करता है, एक रिक्वेस्टर भी अप्रूव करता है कि हाँ भाई जो मैंने ऑर्डर किया था, जो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ गया, और नहीं तो अगर कहीं पे भी अगर कंबाइंड वेयर हाउस सिस्टम है तो वहां पे जो एक रिसीविंग डिपार्टमेंट का बंदा होता है, ही एक्सेप्ट द गुड्स बिकॉज ही जस्ट मैच विद द परचेज ऑर्डर एंड स्पेसिफिकेशन। Periodic reconciliation of the existing asset to record the amount is performed by the inventory column, not the warehouse. अब जो reconciliation होगा वो किसका, वैल्यू का, वो कौन बंदा कर रहा है, इन्वेंटरी कंट्रोलर कर रहा है। फिर बोल रहा है कि परचेज द हाई एक्टिविटी रिस्क डिस्पाइट दे स्टार्टेड कंट्रोल द परचेजिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में ट्रांजैक्ट विद द पार्टी रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। इस तरह से हो भी सकते हैं, बट इन्होंने बस ऐसे ही एक डिस्क्लेमर दे दिया कि ये सारा होने के बाद भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ये एक साइकिल को उसने हमको बता दिया कि ये साइकिल कैसे काम करती है। अभी चलिए रेवेन्यू साइकिल को भी देख लेते हैं, रेवेन्यू साइकिल कैसे काम करती है। इसमें से किसी एक साइकिल पे आपका सवाल बनता है और वो एस्से में आता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको लिख सके। द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन इज वेस्टेड विद द सेल्स डिपार्टमेंट एंड नॉट द ट्रेजरर। ट्रेजरर के पास कब आएगा, जब पैसे की बात होगी, लेकिन उसके ट्रांजेक्शंस उसको सेल होने चाहिए, उसका सेल्स ऑर्डर आया है कि नहीं आया है। ये ऑर्डर बेस्ड वाली सीन बन सकती है जहां पे सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, सेल्स ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर को प्रायोरिटाइज करता है। द रिकॉर्ड कीपिंग इज डन बाय द अकाउंट रिसीवेबल नॉट बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। अब उससे रिलेटेड जो अपने से AR बना दिया, वो अब AR जो आपने जब इनवॉइस जनरेट करी तो उसका डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट नहीं रहा, बल्कि अकाउंट डिपार्टमेंट के पास आ गया, जो अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट होता है। कस्टडी ऑफ द एसेट जो वेस्टेड होता है वेयर हाउस वाले के पास, वेयर हाउस वाले जो होते हैं, ठीक है, तो बोलता है इन केस ऑफ द मर्केंडाइज एंड द ट्रेजर इन केस ऑफ द
कैश के केस में जो होते हैं वो कैश वाले ट्रेजरी होते हैं, बाकी जो मर्केंडाइजर होते हैं यानी जो स्टोर में बैठे होते हैं ये हो सकते हैं कस्टोडियन जो माल को डिलीवर कर देंगे, दे देंगे। पीरियोडिक रिकंसिलिएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट टू रिकॉर्ड द अमाउंट इज परफॉर्म बाय द जनरल लेजर अकाउंटिंग सिस्टम, इज नॉट द ट्रेजर। ट्रेजर नहीं करेंगे वरना वो कैश को एडजस्ट कर देंगे, तो कोई और बंदा करेगा, जिसमें इन्होंने लिखा कि जीएल अकाउंटिंग वाला कोई बंदा है वो कर देगा, जीएल अकाउंटेंट कर देगा। उसके बाद बोल रहे कि अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर द obsolescence एंड द spoilage requires that they are determined by the approved authority। इसके ऊपर बकायदा एक सवाल है एग्जाम में, इन्होंने बताया कि and separate from the regular item to lack the sellability of the regular। यानी अगर आपके पास कुछ लाइव स्टॉक है, मान लो सड़ गया प्याज, अब वो प्याज को अगर अच्छे के साथ रखेगा तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। देन द सेग्रेशन जो होना चाहिए वो अलग वो होना चाहिए, उसके लिए एक अप्रूव्ड अथॉरिटी होती है, बंदे होते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है कि आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर साथ में उन्होंने बताया कि जिस क्रेडिट सेल अगर है तो वो ऑथराइज होना चाहिए प्रायर टू एग्जीक्यूटिंग द सेल्स, यानी सेल होने के पहले ही उसका ड्यू डिलीजेंस पूरा होना चाहिए कि हाँ इस बंदे को माल बेचना है या नहीं बेचना है, वो ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट होगा तभी माल होगा। फिर उसके बाद माल सेल्स उसका अप्रूव होगा, उसके बाद जो है एआर इनवाइस कर देगा, कस्टोडियन उसको माल दे देगा, फिर रिकंसिलेशन होगा, फिर सारा काम चलता रहेगा। फिर पेरोल की साइकिल है, पेरोल की साइकिल में क्या होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, द अथॉरिटी टू एक्सिक्यूट द ट्रांजेक्शन इज वेस्टेड विद द एचआर डिपार्टमेंट, द ऑथराइज्ड who authorize the hiring and the termination of the rates to pay। the HR डिपार्टमेंट क्या करता है, वो डेटाबेस मेंटेन करता है कि भाई कौन बंदा है, वो क्या रेट पे सैलरी मिलेगा, कितना दिन का काम मिलेगा, ये सारी चीजें करते हैं। फिर बोलता है कि रिकॉर्ड कीपिंग उसके पास नहीं रहेगा, वो पेरोल डिपार्टमेंट करेगा। उसके बाद कस्टडी ऑफ द एसेट्स इन्वॉल्व इन द वेस्टेड विद द ट्रेजरर। अब इसमें कस्टडी से मतलब ये होता है कि जो ट्रेजरर के पास रहता है वो मेनली वो पेरोल से रिलेटेड कैश वैश की चीजें होंगी। उसके बाद बात होता है कि periodic reconciliations होगा, existing asset to recorded amounts in the performed by the GL accountant grouping cycle, and supervisor जो डिपार्टमेंट होगा वो employees का टाइम कार्ड अप्रूव कर देगा because he knows that कितना आवर उसने काम किया, but he should not distribute the paycheck to the department employee। ये इसके ऊपर भी एक बकायदा सवाल था कि कौन बंदा उसको पेचेक देगा, तो उसमें उसका नाम था, उसका सुपरवाइजर देगा क्या, तो बोला नहीं उसका सुपरवाइजर तो नहीं देगा। ठीक है, कौन देगा, ये उसको देगा, ट्रेजरर दे सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है जी इन द फाइनेंस ट्रेजरी साइकिल, फाइनेंसिंग वाला साइकिल है, उस पे कैसे कैसे काम करता है वो देखिए। तो उन्होंने बताया कि जी फाइनेंसिंग साइकिल, द ट्रांजैक्शन इन डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शुड रिव्यू एंड अप्रूव ऑल मेजर फंडिंग एंड द रीपेमेंट पर्पस। यानी इसमें ऊपर के सारे बंदे यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल के बंदे इसको ऑथराइज करनी चाहिए। द मेमोरी टेक्निक वही थी ARRC, पता नहीं इसके लिए मैंने CAR करवा दिया था जो मेरे को याद था। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट ऑफ दैट सेग्रीगेशन सर्टेन ड्यूटीज द कंट्रोल कैन बी कंप्रोमाइज थ्रू द कल्यूजन्स अमंग द एम्प्लॉइज। अगर लोग चाय साथ में पिएंगे तो फिर ये मसले हो जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट चेक्स एंड वेरिफिकेशन, ये सारे अभी तक हमने सिर्फ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के बारे में पढ़ा। फिर अब आते हैं इंडिपेंडेंट चेक्स एंड वेरिफिकेशन। ये क्या होता है, ये हमारा वो इस तरह का चिकन बैलेंस जो वर्ड यूज करते हैं ये उसके लिए है। द रिकंसिलिएशन ऑफ रिकॉर्ड, the reconciliations of recorded accountabilities and the asset must be performed by the part of the organization either unconnected with the original functions and without the custody of the asset involved। या तो वो बंदा जिसने इस काम को एग्जीक्यूट किया है उससे ना कराएं, या जिससे करा रहे हैं वो उसका कस्टोडियन नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है the comparisons revealing that the asset do not agree with the recorded accountability provide the evidence of unrecorded or improper recorded transactions। अब आप जब दो चीजों को जब अग्री करेंगे, ठीक है, तो उस कंपैरिजन से आपको क्या पता चलेगा, कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, उसका वो रिकॉर्ड रहेगा। however does not necessarily follow, for example the agreement of the cash counts with the recorded balance does not provide the evidence that all cash receipt has been properly recorded। अब उसके बीच में रिकंसिलेशन करते हैं और रिकंसिलेशन करके हम आइडेंटिफाई करते हैं।
बोला the frequency of such comparison for the purpose of safeguarding the asset depends on the nature and the amount of the assets involved and the cost of making the comparisons. ये जो डिसीजंस है ये आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेस्ड है कि कितना मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो इंटेंसिटी डिसाइड करेगी कि ये कंपैरिजंस किस फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए. कैश में भी काउंटेड ऑन डेली बेसिस बट मटेरियल इन्वेंटरी ओनली एनुअली, हाफ ईयरली, डिपेंड करता है वो बहुत मूविंग है, नॉन मूविंग है, हाई वैल्यू आइटम है, इसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि उसकी इन्वेंट्री टेकिंग कब होगी. तो वेरिफिकेशन के लिए जनरली शॉप के बंदे तो नहीं लिए जाते, बाहर से बंदे लेके जाते हैं. द जनरल लेजर, द GL group perform the monthly reconciliation of the bank statement of the company records. This is independent checks on the work of treasury functions. यानी ट्रेजरी ने प्रॉपर रिकॉर्ड करी है कि नहीं, ये कौन काम करता है, GL अकाउंटेंट चेक करता है, पर मिडिल ईस्ट में सारा काम एक ही बंदा करता है. Annual confirmations of the account receivable balance sent to the customer by the internal auditors are an effective means of verification. Similarly, the roll balances can be confirmed by the bank. तो अगर AR बैलेंस अगर हम ही भेजेंगे और हम ही तो जो भी बैलेंसेस आएंगे, जो भी वेरिएंस आएंगे, हम उसको रिकंसाइल कर लेंगे, तो फिर हमारे काम की क्वालिटी नहीं पता चलेगी. तो टू इंश्योर द क्वालिटी ऑल्सो द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स इन द वेरिफिकेशंस, सो दैट उनको पता होता रहता है कि इनकी रिकॉर्डिंग किस लेवल पे एक्यूरेट है. सेफगार्डिंग कंट्रोल का मतलब होता है लिमिटिंग द एसेट्स टू द अनऑथराइज्ड एक्सेस. लिमिटिंग द safeguarding controls limit the access to the organized asset to the authorized personnel only. यानी इसमें डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस या इनडायरेक्ट एक्सेस सारे आ जा सकते हैं. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो एसेट्स है वो सिर्फ ऑथराइज बंदे यूज कर सके, अनऑथराइज नहीं यूज कर सके. लॉजिक ये है. इसमें जो फिजिकल क्या हो सकती है, logbook system for collecting cash received from the customer. There is a daily intact deposit of the cash received after the preparation and verification by the 2 treasury employees. ये भी एक कंट्रोल है. दूसरा है अप्रूवल ऑफ द क्रेडिट मेमोज बाय द क्रेडिट डिपार्टमेंट, नॉट द सेल्स डिपार्टमेंट. ये भी सही है. राइट ऑफ द अनकलेक्टेबल बाय द सुपरवाइजर ऑफ द क्रेडिट डिपार्टमेंट. ये सारे जो भी आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिख रहे हैं, सबके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है. अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर ऑपरेशन सेंटर, प्रोहिबिट ऑल नॉन इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल एंड ऑल नॉन ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन पर्सनल सच एज द डेवलपर्स. तो उन्होंने बताया था कि यूजर्स एंड डेवलपर्स दोनों को एक्सेस एक जैसा दे सकते हैं, तो वहां पे आंसर लिखना था नहीं, दोनों को नहीं दे सकते. ऑनलाइन एक्सेस ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाइब्रेरी प्रोहिबिट्स टू द डेवलपर्स. ऑनलाइन एक्सेस टू द प्रोडक्शन एप्लीकेशन लाइब्रेरी का प्रोहिबिट डेवलपर्स को आप नहीं देंगे. ठीक है. ऑनलाइन एक्सेस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोहिबिट टू द ऑल यूजर्स एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन ओनर एंड द डेटा एलिमेंट्स. ये सारे एग्जांपल्स हैं. डायरेक्ट डिपॉजिट पे इन लिeu ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिजिकल पे चेक्स, डायरेक्ट डिपॉजिट्स ऑफ पे इन लिeu ऑफ द फिजिकल unclaimed paychecks held by the treasurer, not the payrolls, and maintenance of the accounts over the unused checks. ये सारे आपको सेग्रीगेट करने करेंगे, अलग अलग लोगों से कनेक्ट करेंगे. होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटी इन सेफ डिपॉजिट टू एम्प्लॉइज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन द बॉक्स इज असेस्ड. तो इस तरह के कंट्रोल्स आप बना के चलें तो चीजें सही रहेंगी. फिजिकल मेजरमेंट्स टेकन टू प्रोटेक्ट द एसेट फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक द फ्लड डैमेज एंड इतना. इसके लिए फिजिकल मेजर्स यानी अच्छी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, ऊपर में ऑफिस, नीचे में कंप्यूटर नहीं रखना पड़ेगा. ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट वाइचे बात है. अकाउंट पेबल ओनली आफ्टर द एग्जामिनिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. ये कोई ऐसा नहीं कि बस हाँ हम जानते हैं इसलिए अप्रूव कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए आपके पास ये सब सेफगार्डिंग कंट्रोल्स अगर आपके पास हैं तो आपके कंट्रोल्स अच्छे हैं. दूसरे हैं जी प्री नंबर फॉर्म. ये सबसे कॉमन एग्जांपल्स है. ये क्या होता है आपके यहाँ, हमारे यहाँ, सबके यहाँ वाउचर्स नंबर सिस्टम जनरेट करता है, प्री नंबर्ड होता है, प्रॉपर होते हैं. अभी जब नहीं था, जब पुराना सिस्टम फॉलो करते थे तो वहाँ पे भी प्रिंटेड लाके प्री नंबर्स प्रिंटेड लेके आते थे, ताकि क्या होता है आज भी चेक प्री प्रिंटेड आता है. इससे क्या होता है कि आप सीक्वेंस मिस नहीं होते, जो सबसे बड़ा उसका फायदा है. Sequentially, P numbers are the basis for a strong set of the internal control. Receiving the report in the warehouse and purchasing order in the sales department are the common examples. When a hard copy is pre-numbered, all can be accounted. For example, the date for their use and the person who filled the forms can be ascertained. The any document in the sequence that is missing can be flagged for the special security scrutiny. अगर कुछ मिसिंग रहेगा तो वो आप रिकंसिलेशन करेंगे ड्यूरिंग द
periodic reconciliations, verifying party can detect the unrecorded and unauthorized transaction, इससे पता चल सकता है। The function can be achieved even with the paperless environment also, यानी सिस्टम को आप बोल दें कि भाई साहब प्री नंबर्स निकाल के दो अगर वो नंबर मिसिंग होगा तो आप पता करेंगे कि कैंसिल किया, एडिट किया, मॉडिफाई किया, क्या किया, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। इन एडिशन टू द प्री नंबर फॉर्म, procedures ensuring that the personnel do not receive the document inappropriate to their duties enhance the internal control. The document authorizing the writing of the uncollected receivable should not be routed to cashier. कैशियर के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, ये कंट्रोल्स है। ठीक है, तो ये उनके अलावा भी, यानी प्री नंबर सिर्फ नहीं है, उसके अलावा भी ये सारे कंट्रोल्स होने चाहिए। द शुड लेटर पॉकेट द मनी इफ द रिटर्न ऑफ अकाउंट्स आर सब्सिक्वेंटली पेड। ये उसके एग्जांपल्स थे। उसके बाद है सीक्वेंस डेटा फ्लोज। डेटा फ्लोज में एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फ्लोज है। इसमें क्या हुआ, द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड अदर एविडेंस फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी क्रिएटेड। पहला सिक्वेंशियली प्री नंबर्ड फॉर्म्स इंक्रीज एंड विजुअली इन द फॉर्म ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ दिस एविडेंस। तो ये आप जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अगर प्रॉपर प्री नंबर स्पेसिफिक इसमें रहते हैं तो प्रॉपर रह के ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं तो आपकी चीजें वो एविडेंस की तरह भी काम आती है। अब छोटा सा सवाल आता है जी, ट्रेसिंग क्या होता है? ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने allows a transaction forward from triggering event to be resulting events ensuring the transaction were accounted। यानी आपने कोई कागज देखा अपने इस पे किसी अपने सबऑर्डिनेट के टेबल पे गए और आपने बोला भाई साहब ये एक इनवाइस निकाला, बोला अच्छा ये बताओ ये सिस्टम में कहाँ पे है, तो वो जो काम हुआ उसको बोलते हैं ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग का मतलब कि आप चेक करते हैं कि उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। ट्रेसिंग इज गुड टू गेन द एश्योर्स द लायबिलिटी वाज properly accrued or all goods are received। तो this is the way of knowing, this way is called the tracing। दूसरा होता है जी वाउचिंग। वाउचिंग में ट्रैक बैक होता है, ये बैकवर्ड होता है। आप सिस्टम में से कोई एंट्री निकालते हैं और उसको बोलते हैं आई वांट टू सी द डॉक्यूमेंट टू इंश्योरिंग दैट द रिकॉर्डेड इज प्रॉपर्ली सपोर्टेड और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि सारे एंट्री खुद से मारते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया जी रिसिट्स। यहाँ से लेजर में जाके देखा तो उसको बोलेंगे ट्रेसिंग। लेजर में कोई चीजें हैं उसके लिए अगर सपोर्टिंग देखा तो उसको वाउचिंग बोलेंगे। ये जरूरी है जानने का। By searching of missing records follow the auditor can detect error or fraud। By searching of the missing records in the document flow the auditor can detect the error or fraud। जो फ्लो में इंफॉर्मेशन जाना चाहिए अगर उसको नहीं कर पाते, मतलब उसमें कुछ चीजें मिस होती है, तो फिर ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे एरर हो रहा है, कहाँ फ्रॉड हो रहा है। The chart view describes some of the possible procedures and the information they provide। पहला क्या हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दिया और इस एग्जांपल से बाकायदा सवाल आते हैं। तो ट्रेसिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट विद द सेल्स इनवॉइस एंड द जर्नल एंट्रीज, द अकाउंट फॉर द नंबर्ड सीक्वेंस एंड द सेल्स ऑर्डर शिपिंग डॉक्यूमेंट इनवॉइस, द सेल्स एंड द रिसीवेबल्स वेयर ऑल अकाउंटेड फॉर। इसमें से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये सारा अगर काम हुआ इसका मतलब है कि सेल्स एंड रिसीवेबल जो है प्रॉपर अकाउंटेड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या ट्रेस शिपिंग डॉक्यूमेंट्स विद सेल्स इनवॉइस एंड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का मतलब एआर भी क्रिएट हो गया। दूसरा आपने शिपिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया। शिपिंग डॉक्यूमेंट मैंने वेरीफाई कर लिया मतलब आपने सेल्स कर दिया, गुड्स हो गया। दूसरा आपने ए जर्नल देख लिया, इसका मतलब है कि उसकी एआर की अकाउंटिंग भी हो गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इधर ही अभी रोकते हैं क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ बिग। ठीक है, और एक दिन चाहिए फिर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा फिर।